20 जुलाई 1969, वो तारीख जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। अपोलो 11 मिशन है ना। ये हम इंसानों की शायद सबसे बड़ी, सबसे शानदार कामयाबियों में से एक है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये हमारे इतिहास के सबसे बड़े विवादों में से भी एक है। इस बहस की गंभीरता को समझने के लिए ना एक पल के लिए बज एल्ड्रिन की बात सुनते हैं। ये चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान थे। उन्होंने गलत जानकारी फैलाने के खतरे के बारे में क्या खूब कहा था कि मुझे लगता है कि लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए जब वे जानबूझकर अपने फायदे के लिए उन युवाओं को गुमराह करने के बारे में सोचते हैं जो हमारे भविष्य के लीडर हैं। बात तो गहरी है। तो सवाल यह है कि ये शक आखिर शुरू कहां से हुआ। देखिए, इसकी जड़ें कोल्ड वॉर के दौर में हैं। उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच स्पेस में आगे निकलने की एक होड़ सी लगी हुई थी, और साथ ही अमेरिकी सरकार पर लोगों का भरोसा भी कह सकते हैं काफ़ी कम था। बस इसी माहौल में कुछ विरोधी आवाज़ें उठनी शुरू हुईं, और देखते ही देखते पूरे मिशन पर ही सवाल खड़े हो गए। तो चलिए अब सीधे उन सवालों पर आते हैं जो शक करने वाले उठाते हैं। और सच कहूं तो ये सवाल पहली बार सुनने में काफी जायज लगते हैं, एक रहस्य की तरह। सबसे पहला और बड़ा सवाल था तस्वीरों को लेकर। लोगों ने गौर किया कि तस्वीरों में जो परछाइयां थीं वो एक दूसरे के पैरेलल, मतलब समानांतर नहीं थीं। अब सोचिए, अगर रोशनी का सोर्स सिर्फ सूरज था तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो ऐसा लग रहा था मानो किसी स्टूडियो में कई लाइटें लगी हों। और फिर आती है ये तस्वीर। ये शायद मून लैंडिंग के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सबूत है। हम सब जानते हैं कि स्पेस में हवा नहीं होती, पूरा वैक्यूम है। तो फिर ये अमेरिकी झंडा हवा में लहराता हुआ कैसे दिख रहा है? ये सवाल आज भी लोग सबसे पहले पूछते हैं। एक और सवाल चांद के आसमान को लेकर। देखिए, धरती पर तो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से तारे कभी कभी धुंधले दिखते हैं, लेकिन चांद पर तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो नज़ारा एकदम साफ होना चाहिए था, है ना? फिर किसी भी तस्वीर में एक भी तारा क्यों नहीं दिखा? आसमान इतना खाली और काला क्यों था? और ये भी पूछा गया कि लूनर लैंडर का इंजन इतना ताकतवर था तो जब वो उतरा उसने अपने नीचे की सारी धूल उड़ाकर एक बड़ा गड्ढा क्यों नहीं बना दिया। अजीब बात यह है कि लैंडिंग साइट पर कोई बड़ा गड्ढा नहीं दिखता, लेकिन पास में ही एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान एकदम साफ नजर आते हैं। ये कैसे हुआ? तो ये थे वो बड़े सवाल। अब चलिए विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि नासा और फिजिक्स के पास इन सवालों के क्या सीधे और सटीक जवाब हैं। एक एक करके इन सभी पहेलियों को सुलझाते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स की वो धीमी चाल। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें तारों से लटकाकर धरती पर ही स्लो मोशन में फिल्माया गया था, लेकिन असलियत यह है कि चांद की ग्रेविटी धरती से 6 गुना कम है। अब आप खुद सोचिए, इतनी कम ग्रेविटी और ऊपर से वो भारी भरकम स्पेस सूट, उनकी हरकतें तो अपने आप ही धीमी हो जाएंगी। तो सवाल यह है कि एस्ट्रोनॉट्स इस नए माहौल के लिए तैयार कैसे थे? उन्होंने इसकी ट्रेनिंग धरती पर ही की थी, पैराबोलिक फ्लाइट्स के जरिए। इसमें होता यह है कि एक प्लेन तेजी से ऊपर जाता है और फिर नीचे की तरफ एक कर्व बनाता है। इस दौरान करीब 20-25 सेकंड के लिए अंदर बैठे लोगों को वेटलेसनेस यानी भारहीनता महसूस होती है। तो ये उनके लिए कोई अनजान चीज नहीं थी। अच्छा, अब उस लहराते हुए झंडे पर वापस आते हैं। दावा था कि किसी फिल्म सेट पर पंखे की हवा से झंडा लहरा रहा था। सच तो ये है कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने एल्यूमिनियम के पोल को चांद की मिट्टी में गाड़ने के लिए घुमाया तो उस हरकत से जो वाइब्रेशन हुई उसी से नायलॉन के झंडे में लहरें पैदा हो गईं, और क्योंकि वहां हवा नहीं है तो वो लहरें कुछ देर तक चलती रहीं। और परछाइयों की पहेली का क्या, जो पैरेलल नहीं थी? देखिए, इसका जवाब 2 चीजों में है। एक, चांद की जमीन पूरी तरह से सपाट नहीं है, वो ऊबड़ खाबड़ है, तो उस पर पड़ने वाली परछाइयां भी टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी। और दूसरी वजह है कैमरा, वाइड एंगल लेंस की वजह से पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल जाता है। इन दोनों चीजों को मिला दें तो ऐसा लगता है जैसे परछाइयां अलग अलग दिशाओं से आ रही हों। लेकिन एक और सवाल था कि परछाई में होने के बावजूद चीजें दिख क्यों रही थी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सूरज की तेज रोशनी चांद की चमकीली सतह से, लैंडर से और एस्ट्रोनॉट्स के सफेद सूट से टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही थी। और इस रिफ्लेक्ट हुई लाइट ने एक फिल लाइट की तरह काम किया, जिसने अंधेरे हिस्सों को भी रोशन कर दिया। तो फिर तारे कहाँ गए? ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद माना था कि उन्हें चांद की सतह से तारे दिखाई नहीं दिए थे। इसका जवाब फोटोग्राफी के एक बहुत ही सिंपल से नियम में छिपा है। चांद की जमीन पर सूरज की रोशनी बहुत बहुत तेज थी।
अब इतनी तेज रोशनी में अगर आप फोटो लेंगे तो कैमरा का अपर्चर अपने आप छोटा हो जाएगा ताकि फोटो खराब ना हो। ठीक वैसे ही हमारी आंखों की पुतलियां भी सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में दूर के तारों की जो हल्की सी रोशनी थी वो कैमरे में कैद ही नहीं हो पाई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रात में किसी शहर की बहुत ज्यादा रोशनी वाली सड़क से तारे देखने की कोशिश करें, आपको नहीं दिखेंगे। और अब आते हैं धूल वाले मामले पर। दावा ये था कि लैंडर के इंजन को सारी धूल उड़ा देनी चाहिए थी। सच ये है कि धूल उड़ी जरूर थी, पर हवा ना होने की वजह से वो दूर तक फैल नहीं पाई। सोचिए, धरती पर हवा होती है जो धूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। चांद पर हवा है ही नहीं, तो धूल बस ऊपर उठी और ग्रेविटी की वजह से सीधी वापस नीचे आकर बैठ गई, लैंडिंग साइट के आसपास ही। और इस बात का एक ताज़ा सबूत हमारे अपने चंद्रयान 3 मिशन में भी मिलता है। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को सतह पर उतारने से पहले कई घंटों का इंतजार किया गया था। क्यों? ताकि लैंडिंग से उड़ी धूल पूरी तरह से नीचे बैठ जाए। देखिए, विज्ञान के नियम तब भी वही थे और आज भी वही हैं। इन सभी सफाइयों के बाद अब उस एक सबूत की ओर बढ़ते हैं जिसे झुठलाना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसा सबूत जिसे आज भी परखा जा सकता है। जी हां, चांद पर एक ऐसा सबूत छोड़ा गया है जिसे सही इक्विपमेंट के साथ कोई भी आज इसी वक्त खुद टेस्ट करके देख सकता है। ये हैं लेजर रेंजिंग रेट्रो रिफ्लेक्टर्स। दरअसल अपोलो 11, 14 और 15 मिशनों ने चांद पर कुछ खास तरह के शीशे छोड़े थे। अब दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती से इन पर एक पावरफुल लेजर बीम छोड़ते हैं। ये शीशे इतने कमाल के हैं कि लेजर को सीधे वापस धरती पर उसी जगह भेज देते हैं जहां से वो आई थी। इसी तरीके से हम पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी को सेंटीमीटर तक की सटीकता से नापते हैं, और कोई भी स्पेस एजेंसी ये एक्सपेरिमेंट कर सकती है। तो सवाल बहुत सीधा है, अगर इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं तो ये रिफ्लेक्टर वहां पहुंचाए किसने? तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विश्वास और तथ्यों के बीच की ये लड़ाई है क्या। इतने सारे सबूतों के बावजूद कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जो शक करना ही चुनेंगे। देखिए, कभी-कभी किसी इतनी बड़ी कामयाबी पर यकीन करने से ज्यादा आसान उस पर सवाल उठाना लगता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी राय बनाने से पहले हमें तथ्यों को जान लेना चाहिए। और अंत में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा कि जब सच और तथ्य इतनी आसानी से हमारे सामने मौजूद हैं, तो फिर भी अविश्वास इतनी तेजी से फलता फूलता क्यों है? इस पर सोचिएगा जरूर।